देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार पुलिस फायरमैन की परीक्षा कब होगी। एग्ज़ाम डेट क्या है बिहार पुलिस फायरमैन की, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो लाइव आपके साथ हम जुड़ गए हैं। जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो लोग जल्दी से लाइव हमारे साथ जुड़ जाएं। 100 क्वेश्चन करने वाले हैं एमसीक्यू, जो आज जैसा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी, इंग्लिश, जीके तीनों सेक्शन की बात हम लोग करेंगे। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप बिहार पुलिस फायरमैन का तैयारी कर रहे हैं तो। और एग्ज़ाम डेट कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, उसके बारे में वीडियो के अंत में बताएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। और हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि समय रहते ही आप सभी प्रश्न का जवाब दे दें। जो लोग जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दें दूसरे साथियों के पास, ताकि वो लोग भी क्लास से जुड़ जाएं। और वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दें। चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समितियों में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है? ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी लोक आश्वासन समिति, ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। तो फटाफट एक नंबर प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास कीजिए कि भारत में संसदीय समितियों में से कौन विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करती है। तो एक का सही आंसर आने लगा है, बिल्कुल सही आंसर। राजू, रोहित, रिंजू सब कोई जुड़ चुका है हमारे साथ। और एक नंबर प्रश्न का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए बता रहे हैं, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति इस पर निगरानी रखता है। ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है लोक लेखा समिति। वही अगर प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होती हैं। और देखिए, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लोक लेखा के जितने भी समिति सदस्य होते हैं उनको मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो एक का ऑप्शन है लोक लेखा समिति इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019 किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया? करंट अफेयर्स का सवाल है। भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019 किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया? ऑप्शन ए ग्रीन पीस, ऑप्शन बी ब्रह्मांड विज्ञान, ऑप्शन सी गुरुत्वीय तरंगों की खोज के लिए, ऑप्शन डी लेजर भौतिकी क्षेत्र के लिए। तो दो का फटाफट आप लोग आंसर बताइए। तो दो का ऑप्शन भी बता रहे हैं, ब्रह्मांड विज्ञान बिल्कुल सही आंसर है। भौतिकी शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019 जो था वह ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में खोजने के लिए दिया गया था। और किसको दिया गया था? तो जेम्स बीबल्स को, तथा दूसरा आधा हिस्सा जो था वह सूरज की तरह की परिक्रमा करने एवं एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए मिशेल मेयर और डिडियर क्यूलोज को साझा रूप से दिया गया। 2 व्यक्तियों को दिया गया था जो भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019 का था, ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। यह 2 लोगों को दिया गया था, मिशेल मेयर और डिडियर क्यूलोज को। अगला प्रश्न देख लीजिए, केसर है सूखा। केसर है सूखा, केसर किसका सूखा हुआ भाग है? पुष्पकलिका, वतिक्रा, परिदलपुंज, वतिकाग्र। तो जल्दी से बताइए कि केसर किसका सूखा हुआ भाग है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दे दीजिएगा। और बिल्कुल सही आंसर आने लगा है 3 का ऑप्शन बी, वतिक्रा बिल्कुल सही आंसर। स्टाइल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। केसर जो होता है वह स्टाइल का सूखा हुआ भाग होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, गारो किस प्रदेश की जनजाति है? गारो की बताना है। गारो जो होती है वह किस प्रदेश में पाई जाती है? ये जनजाति का नाम है। तो गारो किस प्रदेश की जनजाति है? ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो 4 नंबर प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिए कि गारो किस प्रदेश की जनजाति है। देखिए, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मोटिवेट होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें। अपने दोस्तों के साथ अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग शेयर कर देंगे वीडियो के लिंक को, ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ जाए। और देखिए, बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो 4 का सही आंसर आने लगा है। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। गारो जो है वह त्रिपुरा की जनजाति है। गारो किसकी जनजाति है? त्रिपुरा राज्य की जनजाति है।
अगला प्रश्न देख लीजिए, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? आपको बताना है किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। आपके सामने चार राज्य हैं, इसमें से जो भी सही आंसर है फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी डी डी, सभी लोग का ऑप्शन डी आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो कर्नाटक इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे 6 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है, ही वाज स्कॉल्डेड बाय द टीचर। क्या करना है? एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बनाइए एक्टिव में। ही वाज स्कॉल्डेड बाय द टीचर, तो 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, द टीचर स्कॉल्डेड हिम। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला ट्रांसलेट इनटू हिंदी इंग्लिश करना है। एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। बिल्कुल इजी प्रश्न है, एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है। 7 का सही आंसर ऑप्शन बी बता रहा है, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, द बी इज रियली हार्म डैश। यहाँ डी फिल इन द ब्लैंक सही स्थान है, तो क्या भराएगा? तो हार्म के साथ 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हार्मलेस हो जाएगा। हार्मलेस भराएगा, सफिक्स भरना था। अगला देख लीजिए, अगला चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड है, इसे आप लोग चूज कर लीजिएगा। रिसीव का कौन सा मीनिंग सही है, तो आप तो देखकर भी बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। रिसीव का मीनिंग कौन सा है जल्दी से बता दीजिए। तो 10 का ऑप्शन ए सही है। रिसीव का मीनिंग RECEIVE होता है, RECEIV होता है। तो देख लीजिए RECEIV, इसे यहाँ है ऑप्शन ए, तो 10 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला देखते हैं। अगला है 16 नंबर हिंदी का प्रश्न है, श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं? आपको बताना है कि श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं। बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, छायावाद युग। छायावाद युग मतलब उत्तर छायावाद युग। हरिवंश राय बच्चन जो थे वह उत्तर छायावादी कवि थे, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए, सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? आपको बताना है सलाका पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे दिया गया था। फटाफट आंसर बताइए। और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आंसर की के साथ। तो पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में ना पूछें कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ आपको पीडीएफ हर डेली क्लास का पीडीएफ मिल जाता है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन ए बता रहे हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर रामविलास शर्मा बिल्कुल सही आंसर है। सलाका सम्मान हिंदी अकादमी की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसके तहत 1,11,111 रुपये दिए जाते हैं। कितना? 1,11,111 रुपये दिए जाते हैं। यह सबसे पहले रामविलास शर्मा को दिया गया था। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को सलाका पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए 18 नंबर, प्रतिवर्ष कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है? बहुतों बार बता चुके हैं और इसका जवाब आप लोग बिल्कुल करेक्ट दीजिएगा जहां तक हमें उम्मीद है। और देखिए 14 सितंबर 14 सितंबर 14 सितंबर और 14 अक्टूबर भी कहना है। तो देखिए 14 अक्टूबर वाले बिल्कुल गलत हैं, इसका सही आंसर 14 सितंबर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। बहुतों बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आगे देख लीजिए 19 नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? तो 19 का सही आंसर बताने लगे हैं, ऑप्शन सी 1955 बिल्कुल सही आंसर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा किया गया था और इस प्रश्न का सही आंसर 1955 हो जाएगा। हिंदी का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है? भिन्न बताना है। देख लिए सलील है, तोय है, वात है, वारी है। तो भिन्न मतलब अलग कौन सा शब्द है? तो देखिए जो सलील है, जो तोय है, वो वारी है, वो जल के परिवाची शब्द है। जो सलील है, तोय है, वारी है, ये जल के परिवाची शब्द है। लेकिन वात यहाँ अलग है। वात का मतलब क्या होता है? वात वायु का परिवाची शब्द होता है और बाकी यहाँ तीनों जो है वो जल का परिवाची शब्द दिया हुआ है। तो इसलिए 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे मोबाइल स्क्रीन पर 21 नंबर, एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। एक पिंड का भार
बढ़ेगा, यदि इसे ले जाया जाए, कहाँ ले जाया जाए, तो उस पिंड का भार बढ़ने लगेगा। तो 21 का देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और फटाफट आंसर बताइए। और ऑप्शन डी बता रहे हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव पर एक पिंड का भार तभी बढ़ेगा जब आप उस पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएंगे। और बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर वस्तु का भार घटता है और पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर वस्तु का भार घटता है। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 22 नंबर, गैस में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? गैस में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? तो 22 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 22 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। गैस में ध्वनि जो है वह अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन के लिए आप देख लीजिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, यह भी फिजिक्स का ही है। यदि C1 एवं C2 धारिता वाले दो संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल धारिता होगी। तो देखिए C1 C2 को आपको क्या करना है, संधारित्रों C1 C2 संधारित्र हैं और इसको समांतर क्रम में जोड़ना है। तो इसका तो सूत्र आप लोग सभी जानते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने का C = C1 + C2 हो जाता है। और ये है श्रेणी क्रम में और ये है समांतर क्रम में। आगे अगला प्रश्न देख लीजिए 24 नंबर, एक ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर दोगुना लंबा किया जाता है। एक ओम प्रतिरोध के एक तार को खींचकर दोगुना लंबा किया जाता है, इसका प्रतिरोध हो जाएगा। मान लीजिए कि 1 ओम का तार है और इसे हम खींचकर दोगुना लंबा कर दिए, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वही आपको बताना है। तो 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? स्पेक्ट्रम के आवृत्ति के बढ़ते क्रम में कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको बताना है। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सर लेंदी सा क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं। तो देखिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बिहार पुलिस फायरमैन के एग्जाम में जो पूछा जाएगा 10th बेसिस पर, वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। अगर आपको खराब लग रहा है तो आप यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो अपने आप मालूम चल जाएगा कि काश हम वो क्लास किए रहते। तो जो लोग भी जुड़ गए हैं वो ना जाए। बहुत लोग का काम है कि जाते हैं और कुछ लोग उनके साथ भी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिनका काम है उन्हीं का काम रहने दीजिए। आप पढ़ने आए हैं तो पढ़िए कुछ, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और देखिए जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। और अभी तक जो लोग वीडियो के लिंक को शेयर नहीं किए हैं वो शेयर कर दें, क्योंकि बहुत कम बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़ पाए हैं। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण, गामा किरण। माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 26 नंबर है, एन पररूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है, अशुद्धता होना चाहिए। आपका क्वेश्चन है, एन पररूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है। एन पररूपी जो अर्धचालक होता है वह शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है। तो अशुद्धता होना चाहिए, उस अशुद्धता का नाम बताना है। तो 26 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। एन पररूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में पंच संयोजक अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है। अगर आप पंच संयोजक अशुद्धता मिलाएंगे शुद्ध जर्मेनियम में, तभी जाकर एन पररूपी अर्धचालक आपको प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा अंतराल सबसे कम है? निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा अंतराल सबसे कम है? तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा, क्योंकि सुचालक तो वो बिजली का सुचालक ही है, इसलिए उसमें जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत कम होता है। ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है कि जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे। काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। अगला देख लीजिए 29 नंबर, उत्तल दर्पण से बना किस बिंब का प्रतिबिंब होता है? आप जल्दी से बताइए कि उत्तल दर्पण से बना किसी बिंब का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना, तो उत्तल दर्पण से इसका सही आंसर, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन है आभासी होता है। उत्तल दर्पण से बना किसी भी बिंब का प्रतिबिंब आभासी होता है।
अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन सा सही है, आपको बताना है कौन सा सही है। इसको म्यू पढ़ेंगे, म्यू, और यहाँ सी है। जो ऐसे आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग म्यू पढ़ते हैं। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यू इक्वल 1/sin c, 1/sin c, क्योंकि ये क्रांति कोण का देख लीजिए क्या दर्शा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि म्यू इक्वल 1/sin c कैसे हो जाएगा। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। उस आपतन कोण का प्रकृति कोण कहते हैं। और देखिए क्रांति कोण का मान मध्यम युग्म के लिए नियत होता है। तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये 4 आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, तो ये यहाँ जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री साइन होता है, इसलिए यहाँ जो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। सबसे पहले आपको हमें ये बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो देखिए, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। किसके लीकेज से, किसके रिसाव से, किस गैस के रिसाव से हुई थी, तो मिसाइल आइसोसाइनेट, क्या है, मिथाइल 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को गैस रिसाव के कारण त्रासदी हो गई थी, जिसमें बहुत जान माल की क्षति हुई थी। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, शर्करा या मंड के किण्विन से प्राप्त होता है। शर्करा या मंड के किण्विन से क्या प्राप्त होता है। देखिए, आप लोग से जितना हो रहा है, जो भी आंसर जानते हैं, जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर मालूम है, उससे आप लोग कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं बता रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी प्रकार की दिक्कत भी होती है तो आप हमसे पूछ लीजिए। और देखिए, आपके सामने हम लाइव जुड़ चुके हैं, तो आप जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। 33 का सही आंसर आने लगा है। 33 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एथेनॉल। शर्करा या मंड के किण्विन से प्राप्त होता है, एथेनॉल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। कैसे अलग कर दिया जा सकता है, तो 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है जी, तो 35 का ऑप्शन ए होता है, साबुन बनाया जाता है। साबुनीकरण, अगर कोई पूछे कि साबुन कैसे बनाया जाता है, तो साबुनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा साबुन बनाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। आर्सेनिक प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, तो आर्सेनिक प्रदूषण से जो होता है वह एलर्जी होता है। एलर्जी जो होता है वह आर्सेनिक प्रदूषण से होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से परजीवी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है, तो 37 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जू। जू जो है वो परजीवी नहीं है। जू जो होते हैं वो परजीवी नहीं होते हैं, ऑप्शन ए। भोजपुरी भाषा में जू का आप अच्छी तरह से अर्थ समझते होंगे कि जू किसको कहा जाता है। आगे देख लीजिए कि माइको प्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है, तो 38 का सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, श्वास संबंधी। श्वास संबंधी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, 38 के। अगला प्रश्न देख लीजिए, 39 नंबर, एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तु को देख सकती है। एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तु को देख सकती है, तो देखिए 39 का जो सही आंसर आ रहा है ऑप्शन डी आ रहा है, संयुक्त आंखें। एक चींटी जो है उसके पास संयुक्त आंखें होती है और उसी के कारण वह हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है। संयुक्त आंखें चींटी के पास होती है, वह हर दिशा में हर वस्तु को देख सकती है। 40 नंबर प्रश्न है, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य आपको बताना है कि जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है।
तो 40 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, उपयुक्त सभी। वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण। तो 40 का ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, आहार में आयोडीन की कमी से होती है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है। तो आहार में आयोडीन की कमी से क्या घेघा रोग होता है, गलकंड जिसे हम लोग कहते हैं। आप यहाँ जो यहाँ गर्दन होता है वहाँ निकल जाता है, जिसे हम लोग घेघा रोग के नाम से जानते हैं। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी किसे जाना जाता है? बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी किसे जाना जाता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए कि बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी किसे जाना जाता है। बहुत बार पहले हम करवा चुके हैं, कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन हमने पोस्ट किया था। ऑप्शन सी H5N1 बिल्कुल सही आंसर है। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में H5N1 को जाना जाता है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, आपको बताना है कि क्या परिवर्तन निहित है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो होता है वह सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। सूर्य की रोशनी से सौर ऊर्जा मिलता है और पेड़ पौधे उस पर क्रिया कर क्या बना देते हैं, रासायनिक ऊर्जा बना देते हैं, रासायनिक केमिकल एनर्जी बना देते हैं। अगला देख लीजिए, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिए, आपके लिए प्रश्न। ऑप्शन सी बिल्कुल लखनऊ सही हो जाएगा, लखनऊ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। आपको पास 4 स्थान दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा जो था वह महत्वपूर्ण विद्रोह का स्थान नहीं था। तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइए। आप सभी जानते हैं कि लखनऊ था, लखनऊ था 1857 के विद्रोह में, बेगम हजरत महल ने यहाँ का नेतृत्व किया था। झांसी था, कानपुर था, लेकिन आगरा नहीं था। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रणी थे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रणी नेता थे, माने अग्रणी थे। तो 46 का जो सही आंसर बताएगा तो आप लोग बताइएगा। जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की वही थे। बता दीजिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत किसने की। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार के अग्रणी नेता थे और इन्होंने ही अभी बताया है ब्रह्म राजा की स्थापना की। अगला देख लीजिए, एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। तो 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णा प्रथम ने एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। पहले तो आप बता दीजिए कि गुप्त युग का संस्थापक कौन था। गुप्त युग का संस्थापक कौन था और गुप्त युग का प्रवर्तक भी श्रीगुप्त ही था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त युग का जो प्रवर्तक था वह श्रीगुप्त था। ऑप्शन बी 48 का सही आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वह इब्राहिम लोधी था। कौन था, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। तो विजयनगर इसका सही आंसर जल्दी से बताइए, और इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कृष्णदेव राय था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की, और कृष्णदेव राय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता।
अगला देख लीजिए 51 नंबर आगरा नगर के, देख लीजिए आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। आपको बताना है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और अभी तक हमने आप 51 क्वेश्चन कर चुके हैं और अभी तक ना लाइक जब बढ़े हैं ना लाइव बढ़े हैं। तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग लाइक क्यों नहीं करना है, लाइक कीजिए यार, बहुत मेहनत लगता है ऐसे क्वेश्चन तैयार करने में, वीडियो बनाने में। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि जो दोस्त आपके बिहार पुलिस फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो सके। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। और यहाँ देख लीजिए सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। 1506 ईस्वी में सिकंदर शाह लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने आगरा के स्थान पर दिल्ली की राजधानी बनाई और सिकंदर लोदी वंश का महानतम शासक था। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय मानक समय IST की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय IST की यामोत्तर रेखा जो है वह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। IST की यामोत्तर रेखा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, आपको बताना है व्हीलर द्वीप का नया नाम। तो 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम द्वीप है। व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है वह अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। जब से मोदी जी आए हैं और जब से योगी जी आए हैं सभी का नाम चेंज हो रहा है। तो व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। आपको बताना है कि किस अवधि के दौरान, माने किस महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में यह होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल में आता है अक्टूबर नवंबर में। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है। एक रिपीटेड क्वेश्चन है और बिल्कुल सही आंसर है, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। 66 का फटाफट आंसर दीजिए कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। मीटियोरोलॉजी कहते हैं। मीटियोरोलॉजी कहते हैं, मीटियोरोलॉजी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल के अध्ययन को मीटियोरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कि निम्नलिखित नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, ये भी क्वेश्चन करवाए हैं। तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए नागा अर्जुन सागर बांध जो है वह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है और यह कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। तो राज्य का भी नाम याद रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ा गरान वन, आपको बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा गरान वन निम्न में से कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा गरान वन निम्न में से कौन सा है। 58 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदरवन हो जाएगा। सुंदरवन इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। 59 का सही आंसर गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी नदी को दक्षिणी का गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। 60 का सही आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश जो है वह पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर देहरादून। भारत में वन अनुसंधान संस्था देहरादून में स्थित है।
बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, बताइए। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय हैं। बिहार में पंचायती राज संस्था त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद, इसलिए त्रिस्तरीय कहा जाता है। वर्तमान में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या रखी गई? तो 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की जो शर्त थी वह क्या थी? 7,000 थी। 7,000 थी। अगर आप 2006 के कानून के बारे में जानते हैं तो अगर आप 7,000 आपके गांव में आबादी रहती है, निवास करते हैं, तो उसको एक ग्राम सभा घोषित कर दिया जाएगा, मतलब अलग से पंचायत घोषित कर दिया जाएगा। आगे, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? जानते हुए क्वेश्चन को भी आप लोग गलत करके आते हैं। तो 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा 552। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। यह आर्टिकल नंबर 81 के अंतर्गत बताया गया है। अगला है, राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रणा देता है? आपको बताना है कि राष्ट्रपति का सलाहकार कौन होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो सलाहकार होता है वह संघीय मंत्री परिषद होता है। कोई भी अगर निर्णय लेना होता है तो संघीय मंत्री परिषद के साथ राष्ट्रपति विचार करते हैं, उसके बाद उस निर्णय पर पहुंचते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की जो अध्यक्षता है वह प्रधानमंत्री करता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की जो अध्यक्षता है वह प्रधानमंत्री करता है। अगला देख लीजिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका माने प्रस्तावना का एक भाग है। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना का एक भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन के बाद। 42वें संविधान संशोधन के बाद धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना के भाग के रूप में स्थापित कर दिया गया। और देख लीजिए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना में अब तक एकमात्र 1976 में संशोधन किया गया था। और देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन था वह 1951 में किया गया था। 1950 में संविधान तैयार हुआ और 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। और क्या किया गया था? तो रविन्द्रनाथ, देखिए 1950 ईस्वी को संविधान सभा लागू हुआ था और संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ। इसके द्वारा संविधान के 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, 1951 के बाद 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार जैसे विभाग में शामिल किया गया। यह आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत इसमें संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। 69 नंबर है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो देखिए, 69 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1950 को। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख साधन है। ऑप्शन ए हो जाएगा देसी बैंकर। देसी बैंकर जो है वह प्रमुख साधन प्रदान करते हैं। एटीएम का अर्थ बताइए। एटीएम का फुल फॉर्म बिहार पुलिस में पूछा था। ऑटोमेटेड, स्वचालित, क्या हो जाएगा? स्वचालित टेलर मशीन, यही है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 1967 में एटीएम का पहला प्रयोग इंग्लैंड में किया गया था और एटीएम के जनक जॉन सेफोर्ड है। आगे देख लीजिए, मैथ के क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे हिंदी का है, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? आपको बताना है कि राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा साजा दी। साजा दी, यही गलती है, क्योंकि यहाँ जो है साजा दी, यहाँ की यहाँ नहीं होना चाहिए था, यही गलती है। साजा दी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भुजा का बहुवचन बताना है कि भुजा का बहुवचन क्या होगा। 77 नंबर प्रश्न है, भुजा का बहुवचन बताना है आपको। ऑप्शन डी हो जाएगा भुजाएं। भुजा का बहुवचन भुजाएं होता है, भुजा एक वचन है। आगे देख लीजिए, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन का नाम आप लोग सुने होंगे।
बिल्कुल सही आंसर। संज्ञा के लिए वचन भी जो है वह संज्ञा के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अगला है देख दशा रघुवीर की वृक्ष फुट फुट कर रोए, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? बहुत अच्छा पंक्ति है। देख दशा रघुवीर की वृक्ष फुट फुट कर रोए, ये रामायण क्या है, जब सीता जी का हरण हो जाता है तो राम सीता के यादों में खोज रहे हैं सीता को, तो उस समय वृक्ष जो रो रहा है उसी के पंक्तियाँ है कि देख दशा रघुवीर की वृक्ष फुट फुट कर रोए। और इसमें आपको अलंकार बताना है, तो इसमें जो है वह अमानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा का परिवाची शब्द सभी लोग जानते हैं, नहीं है। ध्यानपूर्वक समझिए, चंद्रमा का परिवाची शब्द नहीं है पूछा है। और देखिए इसमें भी बहुत लोग गलती कर देंगे। कुछ लोग विधु बता रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं विधु, विधु कुछ लोग बता रहे हैं, और बिल्कुल गलत है। क्योंकि चंद्रमा का परिवाची शब्द शशि होता है, चांद होता है, विधु होता है, लेकिन शुद्ध चंद्रमा का परिवाची शब्द नहीं है। आगे देख लीजिए, वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा? वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा? लेखक जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल सही। जयप्रकाश नारायण ने वाई सोशलिज्म पुस्तक लिखा था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुई थी। तो याद रखिएगा, अनिवासी भारतीय NRI, ध्यानपूर्वक देखिएगा, अनिवासी भारतीय मतलब NRI दिवस कब मनाया जाता है? NRI दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को, 9 जनवरी को NRI दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए और फिर भारत की आज़ादी के संघर्ष में लीन हो गए। यहाँ पूछा जा रहा था कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। म्यांमार की राजधानी बताइए, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। इसका सही आंसर नेपैतवा हो जाएगा। म्यांमार की जो राजधानी है नेपैतवा है। WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, WTO का मुख्यालय बताइए। WTO का मुख्यालय, बिल्कुल सही आंसर, जिनेवा, राइट आंसर। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। और गैट का स्थान पर WTO की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम, 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 करगम कर्नाटक, करगम कर्नाटक, करगम कर्नाटक। ऑप्शन सी सही आंसर। द्रोणाचार्य पुरस्कार सभी लोग जानते हैं कि प्रशिक्षकों को मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये तो आपको भी मालूम होगा, जानते हैं ना? जानते हैं, बिल्कुल सही आंसर। खेल के मैदान में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को, कोच को मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया? फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन डी मैटसेट। मैटसेट को मैटसेट जो भारतीय सैटेलाइट है, कल्पना चावला की याद में कल्पना 1 नाम दिया गया था मैटसेट को। सेब का खाने योग्य भाग क्या है? सेब आप लोग खाए हैं, एप्पल, A फॉर एप्पल आप लोग खाए होंगे, तो बताइए सेब का खाने योग्य भाग क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, रसदार थैलामस। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? तो वर्णांध माने क्या होता है? वर्णांध माने उसको रंग में पहचाने में नहीं आता है, तो वह हरे लाल में कंफ्यूज रह जाता है, लाल को हरा कहता है, हरा को लाल कहता है। अगला देखिए, अगला है आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या है? जब आप लोहे को बाहर रख दीजिएगा नमीयुक्त हवा में, तो क्या होगा कि उस पर जंग लगने लगता है। तो किसके कारण लगने लगता है और वह क्या है? तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी गई? ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही आंसर। किस केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा आमंत्रण अभियान लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा आमंत्रण अभियान लॉन्च किया है? तो केवल अभियान ही लॉन्च होता है। ऑप्शन बी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय।
सुमन पहल को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया था? 95 नंबर प्रश्न है। सुमन पहल को किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया था? गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सुमन पहल को लॉन्च किया गया था। इसके बाद इंग्लिश का 4 क्वेश्चन है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। आंसर की आपको पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ये जितने भी अभी हम आपको क्वेश्चन करवाए हैं उसका आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा। और देखिए, रोज़ हम आपको डेली 8 बजे रात को प्रैक्टिस चलाते हैं बिहार पुलिस फायरमैन के लिए। एग्ज़ाम आपका अगर सितंबर के पहले नहीं होता है, सितंबर में एग्ज़ाम आपका नहीं होता है, तो एग्ज़ाम आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में होगा। 4-5 महीना डिले है अभी आपके एग्ज़ाम में। तो जिनको तैयारी नहीं है, जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं वो लगे रहेंगे, नहीं तो बाद में अगर तैयारी छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत होगा। तो डेली आपको हम प्रैक्टिस सेट करवा ही रहे हैं, जितना हो सक रहा है उतना हम आप प्रयास कर रहे हैं कि आपको क्लास लें। और देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाते जाते जो लोग अंगूठा का इस्तेमाल नहीं किए हैं वो लोग अंगूठा का इस्तेमाल कर वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बनाया गया है, तो आपको जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले नोटिस आपको इसी चैनल पर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।